अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नासर एसोसिएट्स। नाज़रीन इकराम, एफबीआर ने रिसेंटली एसआरओ 55/2025 जारी किया, जिसके ज़रिए उसने सेल्स टैक्स रूल 2006 जो कि रिफंड रूल्स भी कहलाते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की हैं। ये तब्दीलियाँ किन के ऊपर की गई हैं और इनके ज़रिए वो क्या फ़वाद हासिल करना चाहेंगे और इससे टैक्स पेयर को आया फ़ायदा होगा या नुकसान, आइए हम इसको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। जी तो मुअज़्ज़ज़ टैक्स गुज़ारान, अगर इस एसआरओ को हम तफसीली जायज़ा लें तो सबसे पहले जिस चीज़ को हिट किया गया है वो है मैन्युफैक्चरर। आया वो मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर हों या सिंपल मैन्युफैक्चरर्स हों। अच्छा, होता ये था कि ऑलरेडी जो एनेक्शन एच जो है वो सेल्स रिटर्न का हिस्सा है, लेकिन वो एप्लीकेबल था सर्टेन क्लास ऑफ पर्सनस के लिए, यानी कि उसमें तमाम मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो कवर्ड नहीं थे इस एसआरओ के जारी होने से पहले पहले। अब ये एसआरओ उन तमाम मैन्युफैक्चरर को जो कि रजिस्टर्ड हैं सेल्स टैक्स के साथ, वो मैन्युफैक्चरर सिंपल हों या मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर हों, यानी उनकी कैटेगरी किसी भी तरह से अगर मैन्युफैक्चरर है तो वो अनेक्शर जे फाइल करेंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ भी बयान करने के काबिल है, अनेक्शर जे है क्या। जो तो टैक्स प्रैक्टिशनर हैं या जो कंसल्टेंट्स हैं उनको तो ऑलरेडी इसका आइडिया है। एक आम आदमी के लिए या अपने मुअज़्ज़ज़ टैक्स गुज़ारान के लिए मैं बताता चलूँ कि बेसिकली अनेक्शर जे जो है वो आपकी प्रोडक्शन का और आपकी सप्लाईज़ का एक समरी है जो कि एफबीआर आपसे मांगता है। अब ये तमाम रजिस्टर्ड जो हैं टैक्स पेयर्स मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपना डाटा जो उन्होंने उनके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था इन फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स, ये याद रखिएगा, प्लस उन्होंने जो मुतलका मंथ के अंदर यानी टैक्स पीरियड के अंदर जो बनाया प्लस उसकी वैल्यू और इसी तरह जो उन्होंने सप्लाईज कर दी और अल्टीमेटली क्लोजिंग स्टॉक जो कि एंडिंग इन्वेंट्री उनके पास होगी फिनिश गुड्स की। ये जो है नेक्स्ट जे अब उनको फाइल करना पड़ा करेगा अपनी हर सेल्स टैक्स रिटर्न के साथ, और ये अब तमाम मैन्युफैक्चर और मैन्युफैक्चर कम एक्सपोर्टर्स के ऊपर एप्लीकेबल है। जी तो दोस्तों, अब अगर हम आगे चलें तो जो दूसरा सेगमेंट जो दूसरा टैक्स पेयर क्लास हिट हुई है वो है कमर्शियल इंपोर्टर, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, यानी कि मैन्युफैक्चर के अलावा जो कैटेगरीज हैं इनमें कमर्शियल इंपोर्टर्स भी आ जाते हैं। इनमें जो है जो लोकल चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर, ये तमाम लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं। अच्छा, इसमें होता ये था जो चीज़ इनको एप्लीकेबल की गई वो है नेक्शर एच। अब उसको H1 का नाम दिया गया। बेसिकली पहले भी नेक्शर एच सेल्स रिटर्न का हिस्सा है, लेकिन ये नॉर्मली कमर्शियल इंपोर्टर हो या कमर्शियल एक्सपोर्टर हो या मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, वो अपना रिफंड क्लेम करने के लिए नेक्शर एच फाइल किया करते थे। नेक्शर एच भी स्टॉक स्टेटमेंट ही है, लेकिन जो पहले मैंने आपको नेक्शर जे बयान किया वो बेसिकली फिनिश गुड्स का है, जबकि नेक्शर एच जो है वो रॉ मटेरियल को डील करता है। अब H1 जो कि अब तमाम कमर्शियल इंपोर्टर्स, डीलर्स, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर एप्लीकेबल है। ये भी अब रॉ मटेरियल उनका जो है, हाँ उन्होंने लोकली प्रोक्योर किया हो या इंपोर्ट किया हो, उस तमाम को जो है वो केटर करेगा। इसमें उसी तरह से आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी, प्लस आपने जो परचेजेस की हैं, इसी तरह से अगर आपने कोई ज़ीरो डेट सेल की है, अगर आपने कोई वेस्टेज की है, अगर आपने कोई लोकल सप्लाईज दी हैं, उन तमाम को रॉ मटेरियल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, इसको जो है वो एंडिंग स्टॉक बयान करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि ये चीज़ नेक्शर जे वो तमाम मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स या मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, और बेसिकली उसके अलावा तमाम जितनी कैटेगरीज़ हैं वो अपना नेक्शर H1 फाइल करेंगी। जी तो नाज़रीन इकराम, इसमें अब हमने जैसा कि ऑलरेडी दोनों जो कैटेगरीज थी जिनको एफबीआई ने डायरेक्टली हिट किया और इनके ऊपर जो है अब डॉक्यूमेंटेशन का बोझ तो बढ़ गया, लेकिन ये साथ साथ जो है ना सिर्फ डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट करेगा बल्कि टैक्स पेयर को भी करेगा। सबसे पहले अगर टैक्स पेयर्स की बात कर लें तो हर टैक्स पेयर का एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है जो कि इन्वेंट्री और स्टॉक्स के हवाले से आता है, वह रॉ मटेरियल्स हों या फिनिश गुड्स हों। ये दोनों स्टेटमेंट्स अगर प्रॉपरली बनाई जाएं किसी एक्सपर्ट के ज़रिए या एटलीस्ट इसको केयरफुली अगर बनाया जाए तो ये दोनों इश्यूज़ जो हैं वो खा मैन्युफैक्चरर्स के हों या कमर्शियल इंपोर्टर और डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के, वो इस चीज़ को केटर कर लेगा। हाँ, इसमें कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, मे बी एफबीआई उनको बाद में भी क्लियर कर देगा, बट जो अभी मेरे सामने आ रही हैं मैं कोशिश करूंगा मैं आप लोगों के साथ वो भी एक्सप्लेन कर दूं। नाज़रीन का यहाँ चीज़ ज़हन में ये रखिएगा कि बेसिकली जो अनेक्शर एच है, यानी अब उसको H1 बना दिया गया, बेसिकली ये इंसर्ट हुआ है
नेक्स्ट एच के साथ जो कि ऑलरेडी था। मीन्स जो रिफंड क्लेमेंट हैं, खाओ कमर्शियल इंपोर्ट एक्सपोर्टर हों या मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, वो नेक्स्ट एच ही फाइल करेंगे, लेकिन बाकी तमाम कैटेगरीज जो हैं वो नेक्स्ट एच 1 फाइल करेंगी जिन्होंने रिफंड क्लेम नहीं करना। इसी तरह से जबकि जो नेक्स्ट जे है वो बेसिकली इंसर्ट नहीं हुआ, उसने जो पुराना नेक्स्ट जे था उसको सब्सिट्यूट कर दिया, मीन्स वो ख़त्म हो गया। अब जो नया नेक्स्ट जे है ये स्टैंड करेगा। अब नाज़रीन कराम, इससे होगा क्या? सबसे पहला जो इशू ये आएगा कि क्या हमने इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो कॉस्ट पे डालनी है या हमने वैल्यू एडेड जो है इसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो कि प्रॉबेबली होना भी चाहिए, वो इसको एट कॉस्ट डील करना चाहिए। अब यहाँ पर जो इसके साथ एसोसिएट एक डर जो टैक्स पेयर के या जहन में आ गया, या जो मेरे ख्याल में एफबीआर इससे फेच करना चाह रहा है, वो प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गई है, इट मीन्स जो आप सेलिंग प्राइस दे रहे हैं, जो अपने सेलिंग इनवॉइस इशू कर रहे हैं या जीडी फाइल कर रहे हैं, तो उनको एफबीआर को बड़ी अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन इसमें कितना है। सो कॉस्ट प्राइस से डेफिनेटली जो है आपकी सेल प्राइस ऑब्टेन की जा सकती है। यहाँ पर एक दूसरा एलिमेंट जो मेरे समझ में आ रहा है कि एफबीआर इसके ज़रिए जो है मिनिमम वैल्यू एडिशन को भी केटर कर सकता है या कैपिंग कर सकता है। वैल्यू एडिशन जैसा कि सिर्फ कमर्शियल इंपोर्टर्स के लिए एप्लीकेबल थी, अब मे बी इन फ्यूचर ये चूँकि एफबीआर जो है मज़ीद डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो इसको भी कवर किया जा सकता है कि मिनिमम जो वैल्यू एडिशन है उसको भी फिक्स किया जाए, या एटलीस्ट उसको ऑब्जर्व ज़रूर किया जाएगा कि कोई भी टैक्स पेयर, वो मैन्युफैक्चर है या कमर्शियल इंपोर्टर है, वो अपनी जो है वैल्यू एडिशन कितने % रख के कर रहा है, जो कि एक अल्टीमेटली जो अगर जो प्रैक्टिशनर है वो जानते हैं कि वैल्यू एडिशन जो है, मिनिमम वैल्यू एडिशन, वो बहुत जगहों के ऊपर जाके इश्यूज़ करते हैं, ख़ासतौर पे रिफ़ंड के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह से जो थर्ड इसमें आ जाता है, जो चीज़ जो प्रीवियस एफबीआर ने कुछ अमेंडमेंट्स की हैं जिसमें बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट थी, इसी तरह से ख़ास तौर पे बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल को उन्होंने कवर किया, जिस तरह से कवर किया उसको सेल्स के साथ एसोसिएट कर दिया। अब ये चीज़ भी उसके साथ डेफिनेटली एसोसिएट होने जा रही है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि एफबीआर जो है वो अब ये देखेगा कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, आपने मंथली प्रोडक्शन कितनी की है, और ये प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी एसोसिएट होगी आपका जो डिक्लेयर्ड कैपिटल है, और अल्टीमेटली जो दूसरी साइड पे जो एसेट साइड है जिसमें आपके फिक्स एसेट भी डेफिनेटली रिपोर्ट हो रहे होते हैं, क्या आपने इतना प्रोडक्शन कैपेसिटी इंस्टॉल्ड की है जितनी आप प्रोडक्शन कैपेसिटी शो कर रहे हैं, और ये अल्टीमेटली फिर फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस को इसके साथ एसोसिएट करेगा, इसके साथ बैलेंस शीट को एसोसिएट करेगा, इसके साथ आपका वर्किंग कैपिटल, इसके साथ अपने एसेट्स, और ये पूरी एक पिक्चर जो बन रही है, इसमें एफबीआर के पास अब बहुत ज़्यादा टूल्स होंगे, बहुत ज़्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन होगी जिसको वो किसी भी तरीके से यूज़ करके अपना जो है टैक्स बेस भी बढ़ा सकते हैं, और जो अल्टीमेटली अपनी वो टैक्स इनकम है वो भी बढ़ा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ ये मैंने कंप्लीट इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश की, नए एसआरओ जो नई अमेंडमेंट्स आई हैं आपके साथ डिस्कस शेयर कर लिया। इस सिलसिले में किसी किस्म की मज़ीद रहनुमाई के लिए या अपनी रिटर्न फाइलिंग के लिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।